चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन हीट कैपेसिटी। लास्ट क्लास हमने थ्योरी पढ़ा था, अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ डेटा जो हम लोग को याद रखना चाहिए वो क्या है देख लीजिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको याद रहना चाहिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ध्यान होगा कि 1 कैलोरी को हम लोग डिफाइन ही इसी तरह से करते हैं कि 1 कैलोरी इज दैट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर which is required to raise the 1 calorie is that amount of heat which is required to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree centigrade। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि SW जो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 कैलोरी का वैल्यू होता है 4.2 जूल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसको पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 से डिवाइड हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो वो 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसी जरूरत होगी क्वेश्चन की उसके हिसाब से हम वैल्यूज को पुट करेंगे। दूसरा ये देख लीजिए, आइस के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही है और स्टीम, ये दोनों की भी बात बार बार होगी, तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1/2 यानी कि वाटर का हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और इसके वैल्यूज भी इसी तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो ये वैल्यूज आपको याद रहना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर से ही शुरुआत हो रही है। 20 ग्राम ऑफ वाटर को जब 840 जूल ऑफ हीट देते हैं तो वो कितना टेम्परेचर उसका राइज करेगा। तो देखिए भाई, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T हम लोग जानते हैं, उसका S हमको पता है, उसका मास पता है। Q कितना, 840 जूल। मास ग्राम में ही ले रहे हैं, है ना, 20 ग्राम है तो 20। तो स्पेसिफिक हीट देखिए, एनर्जी ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं जूल में, मास ले रहे हैं ग्राम में, तो हम लोग को जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड ये वाला यूज करना चाहिए। तो मास 20 हो गया और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग लिख लेंगे 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डेल्टा टी। तो भाई बताना, ये तो चला गया 42 इंटू 2 84, तो ये 10 आ गया, 10 इक्वल्स टू डेल्टा टी। सो इतना ही टेम्परेचर राइज करेगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी इक्वल्स टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ सब्सटेंस ऑफ मास 150 ग्राम कूल्स फ्रॉम 140 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट। तो ये बस आपके टर्म्स को चेक कर रहा है कि आपको ये टर्म्स याद है कि नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉलेस्ट, थर्मल कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी कैपिटल S, और वाटर इक्विवेलेंट, ये तीनों निकालना है हमको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के साथ। आप देखिएगा Q का वैल्यू दिया हुआ है, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। Q का वैल्यू 1500 इक्वल टू M का वैल्यू दिया हुआ है क्या, बिल्कुल 150 ग्राम, और S नहीं मालूम, डेल्टा T दिया हुआ है 140 माइनस 80 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये कट गया और 60 है तो ये भी एक कट जाएगा, 15 से ये पूरा 15 कट जाएगा। तो देखिए सिंपलाइज आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगा, 1/6 इस यूनिट में आएगा, ये वाले, क्योंकि इधर हमने जूल रखा है पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये होगा जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू होगी। अब आते थर्मल कैपेसिटी, यानी हीट कैपेसिटी। आपको याद होगा कैपिटल S जो होता है वो MS होता है, MS। अब MS मतलब मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो 150 इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1/6 है ना, तो ये क्या आ गया 25।
तो 25 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, बस इतना ही आएगा, है ना। अब आते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, वो मास ऑफ वाटर है जिसको सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एज द ऑब्जेक्ट, और उसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे हम लिखे हुए देखो, मास ऑफ वाटर, इसी को वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं, MS/SW। MS मतलब क्या हुआ, उस सब्सटेंस का थर्मल कैपेसिटी, है ना। तो उस सब्सटेंस का थर्मल कैपेसिटी 25 निकालेंगे, अभी नहीं, MS निकाले ना, 25 आया, और डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो ये किस में आया, जूल में, तो इसमें भी जूल में रखेंगे, तो डिवाइड कर देंगे जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड से, तो ये आ जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो जूल दोनों में है कट जाएगा, सेंटीग्रेड दोनों में है कट जाएगा, ग्राम नीचे पर ग्राम है तो ऊपर जाएगा तो ग्राम हो जाएगा, तो इतना ग्राम, ये इसका वाटर इक्विवेलेंट आ जाएगा। जल्दी से इतना कॉपी कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ देखिए, टू डिफरेंट सॉलिड्स, दो अलग अलग सॉलिड है, आर गिवन सेम अमाउंट ऑफ हीट, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे भाई, देयर मासेस आर इन रेशियो 2:3, उनके मास जो है वो किस रेशियो में बोलो, 2:3 के रेशियो में है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसका रेशियो दिया हुआ 4:3, तो उनका राइज इन टेम्परेचर कंपेयर करना, मतलब उनके राइज इन टेम्परेचर का रेशियो निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों के लिए Q तो सेम है, तो Q इक्वल टू Q, है ना, या Q1 इक्वल टू Q2 ऐसा लिख लो। अच्छा, Q1 इक्वल टू Q2 अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं M1 S1 डेल्टा T1 इक्वल टू M2 S2 डेल्टा T2, है कि नहीं। अब देखो डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 यही तो चाहिए, है ना, उनके राइज इन टेम्परेचर का रेशियो चाहिए, तो वो क्या होगा देखो तो भाई, M2/M1 इंटू S2/S1, ये दोनों जाएगा ना डिवाइड होके। अब देखो यहाँ पे तो फर्स्ट और सेकंड दिया होगा ना रेशियो, तो M1 ये मास है ना, हाँ, M1:M2 दिया हुआ 2:3, तो M2:M1 क्या होगा 3/2 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा, ये 4:3 दिया हुआ है, S1:S2, यहाँ S2:S1 है, तो 3/4, यानी कि हो गया 9/8 आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है ना, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से लिख लीजिए, हम लोग मिटाएंगे, ऊपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपने लिख लिया है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन भी है। अब देखिए इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खुद भी टाइम टेम्परेचर का फंक्शन है, टी स्मॉल टी जो है वो टाइम नहीं है, वहाँ स्मॉल टी टेम्परेचर है, और वो स्मॉल टी जो है वो चेंज इन मतलब कैसा है, कौन सा टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए तो क्या कह रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3T² + 2T × 10⁻³ है ना, इसको अच्छे से लिख देते हैं। जहां T टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 100 gram of the substance from 20 डिग्री सेंटीग्रेड to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आप ये समझ लें कि इसमें जो यूनिट है, क्या यूनिट दिया गया होगा, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये मतलब चेंज नहीं हो रहा है, ग्राम मतलब यूनिट का टेंशन आपको नहीं लेना है कि सर कहीं ये केजी में हुआ, कहीं कुछ और में हुआ, नहीं, सब एकदम प्रॉपर यूनिट में है। तो उस केस में आपको हीट निकालना है Q। कैसे निकालते हैं उस केस में, देखिएगा ध्यान से। ऐसे केस में हम लोग, क्योंकि S वेरिएबल है, तो dQ लिखते हैं, dQ इक्वल्स टू क्या लिखते हैं MS dt, और फिर Q के लिए इंटीग्रेट करते हैं MS dt, ठीक है, कहां से कहां तक, T1 से T2 तक, ठीक है, इस तरह से काम करते हैं। तो अब हम देखिए Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ M तो कांस्टेंट है 100 ग्राम, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ S dt फ्रॉम T1 टू T2, तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया 100 इंटू
s के वैल्यू में 10 टू द पावर -3 है, तो 10 टू द पावर -3 बाहर निकाल लिए, और s का जो वैल्यू वेरिएबल वैल्यू वो अंदर रहने दिए 3t² प्लस 2t और इंटू dt। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी स्मॉल टी ले लें, क्योंकि हर जगह स्मॉल टी ही टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ भी dt को स्मॉल टी ले लें। तो q इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर -1 3t² का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इसको हम लोग यहाँ पे बॉक्स में रख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे ये खत्म हुआ और कहाँ वो शुरू हो गया। ठीक है, ये बॉक्स में है पूरा। तो देखिए 3t² का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, tq प्लस 2t का क्या होगा, t²। कहां से कहां तक, तो ये जाएगा T1 से T2। T1 क्या है भाई, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ 20 टू 40 लिख लेंगे। तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा 10 टू द पावर -1, अब 40 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब 64 और 3 0 होगा, माइनस 20 का क्यूब 8 और फिर 3 0 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा भाई, 64,000 माइनस 8,000 56,000 हो जाएगा, प्लस ये 1200 होगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा देखो, 57 हो जाएगा ना, 57,200 इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा 5720। क्योंकि वो जूल में दिया हुआ है तो यहाँ जूल लिख देंगे। अगर यही कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता तो हम कैलोरी लिखते फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया, जल्दी से इसको कॉपी कर लें। तो अब समय आ गया कि हम लोग कैलोरीमेट्री प्रॉब्लम्स करें, मतलब मिक्सिंग प्रॉब्लम्स। दो लिक्विड या एक सॉलिड एक लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पे है, जब वो मिक्स करेंगे तो फाइनल उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा ये पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझें, इसमें हम लोग थ्योरी में भी पढ़ लिए थे कि मिक्सिंग प्रॉब्लम में ये होता है हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। इसी को प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी कहते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं कि हीट लॉस प्लस हीट गेन इक्वल टू 0 होगा, है ना। क्योंकि हीट लॉस जो होगा वो नेगेटिव होगा और हीट गेन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो दोनों को सम करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। और फाइनली आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है m1s1t - t1 इक्वल टू m2s2 t2 - t, है ना। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो देखते हैं। टू लिक्विड्स जिनका मास का रेशियो दिया हुआ 1:4 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ 2:1, उनका टेम्परेचर जो था बिफोर मिक्सिंग 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड है रेस्पेक्टिवली। तो मिक्सिंग में उनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो निकालना है। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, जिसका टेम्परेचर कम है वो हायर पे जाएगा और जिसका टेम्परेचर अधिक है वो लोअर पे जाएगा। तो मान लेते हैं कि मिड टेम्परेचर T है, जहां पे कॉमन टेम्परेचर आता है, तो लिखेंगे m1s1 T - T1। इसमें T1 हम लोअर टेम्परेचर वाले को ले रहे हैं, इक्वल टू m2s2 T2 - T। आप किसी को भी क्या मानिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक में फाइनल माइनस इनिशियल करिए और दूसरे में इनिशियल माइनस फाइनल करिए, बस इतना ध्यान रखिए ताकि दोनों पॉजिटिव रहे, या दोनों ही नेगेटिव रहे तब भी काम हो जाएगा। m1 को क्या लिख सकते हैं 1, s1 को क्या लिख सकते हैं 2, लिख सकते हैं कि नहीं। m1:m2 है 1:4, तो इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, और T - 80 इक्वल टू m2 4 s2 1 T2 - T। तो T2 क्या है 40 - T।
इस बार जो कन्वेंशन लिए हैं उसके हिसाब से दोनों साइड नेगेटिव आएगा, लेकिन अपने आप वो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। t माइनस 80 इक्वल टू 80 माइनस 2t, ठीक है। ये माइनस 80 उधर चला जाएगा तो 60 160 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख पाएंगे 3t इक्वल्स टू 160 एंड हेंस t कम्स आउट टू बी इक्वल टू 160 डिग्री अपॉन 3। ये फाइनल टेम्परेचर होगा, कॉमन टेम्परेचर होगा। जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैसे इसमें आप देखिए 2 kg वाटर है, 1 kg वाटर है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दोनों को मिक्स किए तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि दोनों ही सेम मटेरियल है तो दोनों का एस इक्वल होगा। अगेन हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन करेंगे तो M1 S1 T माइनस T1 इक्वल टू M2 S2 T2 माइनस T, है ना। तो M1 यानी 2 kg, S1 को S ले लो, दोनों तरफ कट जाएगा। T फाइनल टेम्परेचर, T मान लेते इनिशियल टेम्परेचर 40 तो T माइनस 40, है ना, इक्वल टू M2 यानी 1, S2 को S ले लो, T2 को 90 माइनस T ऐसा ले लेंगे। S से S कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2T माइनस 80 इक्वल्स टू 90 माइनस T यानी 3T इक्वल टू 170। दिस इंप्लाइज T जो होगा 170/3 डिग्री सेंटीग्रेड ये आएगा। आगे बहुत ही आसान है ना। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वाले में भी सिमिलर चीजें हैं, बहुत आसानी से बन सकता है। एस के वैल्यूज दे दिए अलग अलग मटेरियल। फिर से वही हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, M1 S1 T माइनस T1 इक्वल टू M2 S2 T2 माइनस T। M1 यानी 2 kg, S1 यानी 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, T माइनस 80 इक्वल टू M2 यानी 4 kg, S2 यानी 4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड और T2 यानी 30 माइनस T। तो ये कट गया, 4 से 4 तो कट ही जाएगा। दिस इंप्लाइज T माइनस 80 इक्वल्स टू 120 माइनस 4T। तो दिस इंप्लाइज क्या आएगा भाई, T प्लस 4T 5T इक्वल्स टू 200। तो दिस इंप्लाइज ऐसा कैसे हो सकता है, 40 आ गया क्या, 120 प्लस 80 कितना सही है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार कैलकुलेशन देख लें, 2 kg 2 ग्राम। आप सोच रहे होंगे कि पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है, kg है तो क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि उधर भी kg में पुट कर रहे हैं। 2 2 4 4 पुट कर लिया, ये 80 ये 30 तो T माइनस 80 T माइनस 30 और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 120 आएगा, 5T होगा उधर 200, ठीक है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से कॉपी कर लो। चलिए भाई, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें आप देख रहे हैं कि 3 अलग अलग मासेस हैं, सेम मटेरियल का बना हो, मतलब हो सकता है सेम वाटर ही हो, मान लो 2 kg वाटर, 3 kg वाटर, 4 kg वाटर, और अलग अलग टेम्परेचर पे, 5 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, 8 डिग्री सेल्सियस पे है। इनको जब मिक्स करते हैं तो आफ्टर मिक्सिंग फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो निकालना। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें कौन हीट लूज करेगा कौन हीट गेन करेगा ये तो पता नहीं, है ना। हो सकता है 2 लूज करे 1 गेन करे, ऐसा भी हो सकता है कि 2 गेन करे और 1 लूज करे। तो वैसे केस में जो आपको हम शुरुआत में लिखाए थे कि M1 S1 डेल्टा T1 प्लस M2 S2 डेल्टा T2
प्लस उसमें ऐड कर देंगे m3s3 डेल्टा T3 इक्वल टू 0। और इसमें जब डेल्टा लिखेंगे तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। तो m1, चलो मास पुट करते चलते हैं, 2 इंटू एस इंटू टी माइनस 5। फाइनल मान लेते हैं टेम्परेचर T है तो T माइनस 5 प्लस m2 यानी 3 इंटू एस T माइनस 10 प्लस m3 यानी 4 इंटू एस इंटू T माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, s क्या कैंसिल हो जाएगा, s कैंसिल हो गया भाई। अब क्या बन गया, ये 2t प्लस 3t प्लस 4t और माइनस में आएगा -10 -30 -32 इक्वल टू 0। 9t इक्वल टू 72। तो t इक्वल टू क्या आ गया, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनली जो टेम्परेचर आएगा वो इसके टेम्परेचर के बराबर होगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 3 डिफरेंट लिक्विड्स A, B and C are at temperature 10 degree centigrade, 15 degree centigrade and 25 degree centigrade having same mass। सबका मास सेम। जब A और B को मिक्स करते हैं तो हम लोग को फाइनल टेम्परेचर मिलता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। B प्लस C मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर मिलता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो A प्लस C को अगर मिक्स करेंगे तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है। तो ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं कि इन सबका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SA, SB और SC है, ठीक। क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम नहीं होगा, डिफरेंट लिक्विड्स हैं। तो पहले केस के लिए कंसीडर करते हैं जब A और B मिक्स कर रहे हैं, मास तो सेम है, तो M इंटू SA इंटू फाइनली टेम्परेचर जो होगा A से बड़ा होगा, और है भी 12 आया, 12 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू M इंटू SB इंटू फाइनल टेम्परेचर। अब इसमें तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लेते हैं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 12 डिग्री सेंटीग्रेड। M से M कैंसिल, तो ये हो गया 2SA इक्वल्स टू 3SB। तो हम लोगों को ना SA और SB का रेशियो मिल गया, SA बाई SB इक्वल्स टू 3/2। सिमिलरली ये तो A प्लस B मिक्सिंग हो गया, B प्लस C मिक्सिंग कर लिया, तो B प्लस C मिक्सिंग करेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा, M इंटू S ऑफ B इंटू B 15 पे था, C 25 पे है, तो बीच में टेम्परेचर आ रहा है 21 माइनस 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू M S ऑफ C इंटू ये आ जाएगा 25 माइनस 21, तो ये 4 हो जाएगा। M से M कैंसिल, तो देखिए SB इंटू 6 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ SC। तो देखिए SB अपॉन SC 2/3 आ गया। अब अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो SA इंटू SC आएगा, SA बाई SC आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो SB SB कैंसिल होगा, तो SA बाई SC आएगा और वो 1 आ गया। मतलब A और C को मिक्स करेंगे तो उन दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज इक्वल है। तो अब अगर इक्वल है तो क्या लिखेंगे, M इंटू SA इंटू फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं T है, माइनस इनिशियली 10 था, इक्वल टू M इंटू SC, पहले SC लिख लें, इंटू फाइनल टेम्परेचर जो है वो T है और इनिशियली 25 था, तो 25 माइनस T, SC SA कैंसिल हो गया, मास सेम है, मास कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2T इक्वल्स टू
35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हेंस T टेम्परेचर आ जाएगा उसका 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब हम A और C को मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर हम लोग को 17.5 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। जल्दी से कॉपी कर लें। तो चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं लैटेंट हीट पे क्वेश्चंस। लैटेंट हीट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए कोई बॉडी मेल्टिंग के कगार पे है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट के पास पहुंच गया है और आप हीट देंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों? वो फेज चेंज कर रहा होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में। तो जब वो फेज चेंज हो रहा होता है तो हमारा हीट जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाने में हेल्प नहीं करता है, उनके बॉन्डिंग को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो वो जो हीट होता है वो m इंटू एल होता है। वो हीट भी मास पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए 1 kg आइस को आपको मेल्ट कराना है और 100 kg आइस को मेल्ट कराना है, तो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि नहीं? तो हीट मस्ट डिपेंड ऑन m, मास पे डिपेंड करना चाहिए। और वहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसको L कहते हैं। अब जब वो फ्यूजन हो रहा होता है, सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, LF से डिनोट करते हैं। और जब वेपराइजेशन हो रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर के लिए, आइस के लिए ये आपको दोनों वैल्यूज दिया हुआ है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है 80 कैलोरी पर ग्राम है और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसमें ऑब्वियसली एल का जो यूनिट होगा वो कैलोरी पर ग्राम होगा या जूल पर केजी होगा, पर जनरली यहाँ पे हम लोग कैलोरी में ही मेजर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आसान क्वेश्चंस के साथ। कैलकुलेट द हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? प्योर फेज चेंज का है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए? तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा ml होगा। ml मास कितना? 20 ग्राम। L यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ले लेंगे 80 यानी 1600 कैलोरी। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 15 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस वाटर। ऑब्वियसली 40 डिग्री सेल्सियस आइस तो होगा नहीं, 40 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो इसमें दो चीजें होंगी, ध्यान से देखेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस आइस से कन्वर्जन होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से टेम्परेचर बढ़ेगा 40 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो इन दोनों ही स्टेप्स में कितना हीट रिक्वायर्ड है वो निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। तो Q1 क्या हो गया? कितना ग्राम है? 15 ग्राम इंटू Q इक्वल्स टू मास m इंटू L। L क्या होगा? यहां फ्यूजन का L होगा, तो 80 कैलोरी, 1200 कैलोरी है ना। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। प्लस Q2 निकाल लेते हैं। अब वाटर में हीटिंग हो रहा है तो वाटर का ms डेल्टा T लगेगा, तो 15 इंटू S ऑफ वाटर मालूम है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 40 सेंटीग्रेड, तो 600 कैलोरी हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 1800 कैलोरी। जल्दी से कॉपी कर लिया। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट दो और क्वेश्चन है लेटेंट हीट से रिलेटेड, उसको बनाते हैं। इसमें कह रहा है अगेन सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्या होगा इसमें, क्या क्या होगा। पहले आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस कन्वर्ट होगा किसमें? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर यहां पे लैटेंट हीट का काम हो रहा होगा। नेक्स्ट जो कन्वर्जन होगा, नेक्स्ट कन्वर्जन वो होगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें हीटिंग का काम हो रहा होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्ले में आएगा, और उसके बाद फिर वो वेपर या स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होगा। तीन स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स में हम लोगों को क्या निकाल लेना है? कितना रिक्वायर्ड है। तो Q1 देखते हैं, m इंटू L। m कितना? 10 ग्राम
इंटू एल कितना, एल एफ यूज होगा, एफ है, फ्यूजन हो रहा है, यहाँ वेपराइजेशन हो रहा है, तो 10 ग्राम इंटू ये फ्यूजन है तो 80 यानी 800 कैलोरी प्लस दूसरा स्टेप Q2 लिख लेते हैं यहाँ पे, Q2 इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, m 10 ग्राम इंटू s 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1000 कैलोरी। और फिर Q3 इक्वल्स टू ml, लेकिन इस बार mlv, तो 10 इंटू 540 यानी 5400 कैलोरी। फाइनली कितना हो जाएगा, 5400 प्लस 1000 प्लस 800, तो ये हो गया 5400 प्लस 1000 और प्लस 800, आप देखेंगे तो 7200 ये आंसर आएगा कैलोरी में। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और बड़े एस्पेक्ट को चेक करता है, हर तरह का फेज ट्रांसफॉर्मेशन और हर तरह का हीटिंग, सबको इसको ये इनकॉर्पोरेट करता है। ये सबसे लंबा है। पहले देखिए 10 ग्राम ऑफ आइस है -25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये आइस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहले कन्वर्ट होगा, -25 मतलब पहले कन्वर्ट होगा आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आप हीट करेंगे। यहां पे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का आ रहा होगा, आप देखिए वो हाफ लिखा हुआ, बहुत देर से लिखा होगा, कभी यूज नहीं हुआ, अब यूज हो जाएगा ये। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 5 चीजें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5, पांचों इसमें यूज हो जाएगा। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को फिर हीट करेंगे तो क्या कन्वर्ट होगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हीट करेंगे तो कन्वर्ट होगा वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें फेज चेंज हो रहा होगा, है ना, यहाँ LV होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये LF होगा, और ये S ऑफ वाटर होगा, 1 आएगा 1, ये है ना। और फिर फाइनली वेपर का भी हीटिंग हो गया, तो वेपर एट 125 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिया। इन सारे हीट को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, पहले ऊपर वाले को वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ऊपर वाले को हम मिटा रहे हैं ताकि हर स्टेप हम लिख सकें। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। जल्दी से अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, समझिएगा ध्यान से। अब शुरुआत करते हैं Q1 से। पहले Q1 की बात करें तो पहले हीटिंग ऑफ आइस होगा ms डेल्टा टी, कितना ग्राम, 10 ग्राम, s कितना, हाफ, चेंज इन टेम्परेचर कितना, 25, तो कितना हो जाएगा वही 125 कैलोरी चाहिए। Q2 देखते हैं, लैटेंट हीट m इंटू एल, मास 10, l कितना 80, तो 800 कैलोरी। Q3 देखते हैं, ms डेल्टा टी, m कितना 10, वाटर के लिए s कितना 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इंटू 100 आएगा तो 1000 कैलोरी। Q4 कितना, तो देखिए अब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ रहा है, 10 इंटू मास इंटू LV सॉरी, है ना, 540, तो ये आ जाएगा 5400 कैलोरी। Q5 फाइनल स्टेप, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ये और बढ़ गया, तो 10 इंटू हाफ इंटू 25, ये 125 हो गया, और इन सबको ऐड कर देना है। तो आप देखिए 5400 प्लस 6400 प्लस 800, इतना तो काम किए थे पिछले क्वेश्चन में भी, है ना, 7200 ये आया था, अभी भी यहाँ कैलकुलेशन आपको दिख ही रहा है, प्लस 150 प्लस 150 यानी 250, इतना ही ऐड हो गया,
तो 7450 कैलोरी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए।